हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं रही इस सेमेस्टर में, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपका एडमिशन लेट हुआ, या फिर हो सकता है कि आप हेल्थ इशूज़ से गुजर रहे थे, या फिर कोई फैमिली इशू जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं अच्छी हो पाई, आप थोड़े से टेंशन में हो। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की क्लास में मैं बातें करने वाला हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आसानी से 21 मार्क्स से ज़्यादा पा सकते हो, और वो भी विद मिनिमम एफर्ट्स। देखिए, यदि मान लीजिए कि हमारे पास थोड़ी सी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, इंग्लिश लिखने में दिक्कत आती है, सेंटेंस बनाने में दिक्कत आती है, कोई इश्यूज नहीं है। एक सेमेस्टर दिक्कत रहेगी, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ डायग्राम पे प्रैक्टिस करने हैं। डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े से पॉइंट्स याद कर लीजिए, और आप एग्जाम देने जाइए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बातें करने वाले हैं। इस आज के लेक्चर को मैं बोलूंगा एफएमई डायग्रामेटिक नोट्स। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक जितने भी हमारे पास टॉपिक हैं जिनमें डायग्राम बनाया जा सकता है या डायग्राम पॉसिबल है, उसमें मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, और डायग्राम से रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स बताने वाला हूं जिससे कि आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं विद मिनिमम एफर्ट्स, या फिर कहेंगे विद मिनिमम टाइम एंड विद मिनिमम प्रिपरेशंस। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान देके जाएंगे, आप इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि हम जितने अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये सेशन देखना चाहिए, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायग्राम प्रैक्टिस पूरे सब्जेक्ट का एक साथ एक जगह करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पूरे बुक्स को पलटने में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप इस लेक्चर वीडियो को देखिए, मैं नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट फर्स्ट है हमारे पास। यूनिट फर्स्ट में हम लोग बातें करने वाले हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स में हमें डायग्राम पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ फोर्स, और हम जानते भी हैं सिस्टम ऑफ फोर्स में वेरियस फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगे होते हैं, और हमारा बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में बना रहता है। तो उसके लिए सिस्टम ऑफ फोर्स को यदि हम क्लासिफाई करना चाहें तो हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्स है इसको हम कोप्लेनर फोर्स और नॉन कोप्लेनर फोर्स में हम डिफाइन करते हैं। कोप्लेनर फोर्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं कंकरेंट फोर्स, पैरेलल फोर्स, नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल। पैरेलल फोर्स दो तरह के होते हैं, लाइक फोर्स एंड अनलाइक फोर्स। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो नॉन कोप्लेनर फोर्स होता है ये किस में आ जाएगा, नॉन कंकरेंट, पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट, नॉन पैरेलल। पैरेलल को फिर से लाइक और अनलाइक में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कोप्लेनर फोर्स की। कोप्लेनर फोर्स क्या है, मैं कहूंगा अ फोर्स सिस्टम इन विच ऑल लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन अ सेम प्लेन। कहां पे लाई कर रहा है, सेम प्लेन पे। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास है, अगला हमारे पास जो है वो है नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स में जो हमारा फोर्स सिस्टम है, उस फोर्स सिस्टम में जो हमारा लाइन ऑफ एक्शंस है वो लाई करेगा डिफरेंट प्लेन में। कहां लाई कर रहा है, डिफरेंट प्लेन में। नेक्स्ट यदि कनकरेंट फोर्स की बात करें तो कनकरेंट का मतलब है एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे सभी फोर्स काम करें। तो हम कहेंगे ऐसा फोर्स सिस्टम जिस फोर्स सिस्टम में हमारा सभी लाइन ऑफ एक्शन पास होगा एक सिंगल पॉइंट से, या फिर कहेंगे सेम पॉइंट से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात करें तो अ फोर्स सिस्टम इन विच ऑल लाइन ऑफ एक्शंस पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट, मतलब अलग अलग पॉइंट से पास होंगे, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम की बात करें, पैरेलल फोर्स सिस्टम वो फोर्स सिस्टम है जिसमें सभी लाइन ऑफ एक्शंस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये फोर्स सिस्टम का ये डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इनके बारे में ये छोटा छोटा सा मैंने डिफिनेशंस लिखा है, इन्हें याद करने में दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इतना भी लिखते हो ना, तो यदि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 में से आपको आसानी से 3 मिल जाएंगे। देखो, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताता हूँ। मार्किंग जो होती है, जो आपकी सेशनल इंटरनल में मार्क्स मिलते हैं ना, उसमें आपने पूरा एकदम सही से लिखा है तो टीचर 7 में 7 दे देता है। लेकिन जब AQ की मार्किंग होती है ना, तो AQ की मार्किंग में कभी भी कोई टीचर फुल टू फुल मार्क्स देने से थोड़ा सा हिचकिचाता है, नहीं देता है, 1 नंबर तो एटलीस्ट काटता ही है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ना वो 3 नंबर का है। तो आप काउंट करेंगे इतना लिखने के बाद, पेपर लिखने के बाद आप उसे मैच कराएंगे तो एग्जैक्टली मैच होगा, उतने ही नंबर बनेंगे, 1-2 नंबर आपके आगे पीछे आएंगे।
तो ये यदि हम डायग्राम और कुछ छोटे छोटे पॉइंट याद करके जाएं तो हमारे जो नंबर है कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द स्ट्रेन एंड इट्स टाइप। स्ट्रेन और इसके टाइप्स को हम डिफाइन करने वाले हैं, तो स्ट्रेस और इसके टाइप्स को डिफाइन करने वाले हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रेस क्या, इट इज द रेशियो बिटवीन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये स्ट्रेस का डिफिनेशन हो गया। इस डिफिनेशन को हम याद कर लेंगे। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर कहेंगे स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस का जो पहला टाइप है वो क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या है? डायरेक्शंस ऑफ फोर्स जो है इन नॉर्मल स्ट्रेस, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसा स्ट्रेस फील करता है? वो स्ट्रेस फील करता है नॉर्मल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस में डायरेक्शंस ऑफ फोर्स जो है ना, डायरेक्शंस ऑफ फोर्स इज द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से बॉडी जो स्ट्रेस डेवलप करता है या फील करता है उसे हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो लेंथ है या उनके पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। तो हम कहेंगे द स्ट्रेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, द स्ट्रेस विल बी नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। या फिर आप कहेंगे बॉडी इज सेड टू बी इन टेंशन व्हेन देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स और एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज। अपने तरीके से लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बता रहा हूँ, अब डायग्राम लिखना, डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद सिंपल सी बातें। कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? जैसे ये पहले यहाँ था, अब यहाँ हो जाए, इनके बीच में दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो हम कहेंगे क्या होगा? बॉडी में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? तो हम बोलेंगे उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस। स्ट्रेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी decreases, the stress will be known as compressive stress. टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा अपोजिट इन नेचर होते हैं। तो आपने यहाँ पे एक सिंपल सी बात देख ली। नेक्स्ट बात करें हम स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशंस पर यूनिट लेंथ, मतलब हम इसे ये भी कह सकते हैं इट इज आल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। तो आप कहेंगे स्ट्रेन की सिंपल सी मैं बातें यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रेन को आप डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ये चेंज है, या फिर आपको तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस को हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन किस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन कब होता है? जब स्ट्रेन डेवलप व्हेन द बॉडी इज अंडर नॉर्मल स्ट्रेस, जब उस बॉडी में नॉर्मल स्ट्रेस होता है तो उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होता है वो क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेन। जब बॉडी पे शियर स्ट्रेस लगता है तो उसमें जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन डेवलप इन द बॉडी इन द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मतलब मान लीजिए कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, इस पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूं और उसी डायरेक्शंस में उसके डायमेंशंस में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो जो स्ट्रेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल। मतलब फोर्स की डायरेक्शंस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन है? तो हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है longitudinal strain, the strain develop in the body in the direction of force. lateral strain की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? lateral strain। तो lateral strain क्या है? lateral strain क्या है? lateral strain develop in the body perpendicular in the directions of the applied force। ये कैसा डायरेक्शन होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा ये इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर ये, मतलब लेंथ खींच रहे हैं तो उसका विड्थ और थिकनेस क्या हो रहा है? घट रहा है। तो विड्थ और थिकनेस में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उस स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी चेंजेस द स्ट्रेन डेवलप इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब कहने का मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई क्यूबिकल बॉक्स है, उसे हम वाटर में सबमर्ज्ड कर दें तो उसका वॉल्यूम जो चेंज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमने देखा ये स्ट्रेन के हमने टाइप भी देख लिया कि ये कैसे देखते हैं, और बहुत आसानी से इनका डायग्राम बना देंगे और आसानी से हमें इस पे नंबर
कुछ न कुछ मिलेगा। नेक्स्ट आता है इस यूनिट से कि हमें कोई डायग्राम बनाना हो, जिस डायग्राम की हेल्प से हमें नंबर मिल सकता है, तो वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इस बात का पूरा ध्यान देना है कि हमारा ये जो ग्राफ है ना, पहले यहां जाने के बाद यहां तक बिल्कुल स्ट्रेस है, थोड़ा सा कर्व हुआ है, फिर यहाँ पे, और ये जो सी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट जो है, ये जो सी पॉइंट है इसे हम अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। सी पॉइंट के बाद ये कौन सा पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। और अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है इसका 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। तो आपको यहाँ पे जैसे मान लो कि ये जो है इसका, इस 1 गुना 2 गुना या फिर 2.5 गुना के आसपास, इतना आपको ग्राफ में देख के समझ के बनाना है। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है। तो हम जानते हैं जो स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हुक्स लॉ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, और यहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होता है। उसके बाद बी पॉइंट तक इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। यदि हम लोड को हटा लें तो मटेरियल फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर सकता है। सी जो है अपर यील्ड पॉइंट है। अब यहाँ से बॉडी में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। सी से डी जो है वो क्या है, यील्डिंग है। यहाँ पे मटेरियल जो है उसमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यील्डिंग होता है। और यील्डिंग के बाद ही हमारा जो मटेरियल है उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, जिससे वो मैक्सिमम स्ट्रेस को बियर कर सकता है। और वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू से हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट है, तो कुछ पॉइंट्स को आपको डिफाइन करना होगा। जैसे मैंने पॉइंट बोला, द पॉइंट आफ्टर दैट स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे मतलब अ पॉइंट आफ्टर दैट स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो हमारे पास सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट की मैं बात करूं, ये सी पॉइंट के बाद ये स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। और इस पॉइंट के बाद जो है वो फुल्ली रिकवरेबल नहीं होता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इन यील्डिंग रीजन या द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो क्या है, जो पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस है वो क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस है। और ई पॉइंट पर हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जा रहा है, फ्रैक्चर हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है, फ्रैक्चर हो जा रहा है। तो इनके पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता देंगे। और भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलास्टिक लिमिट तक ये क्या है, रिकवरेबल है। और ये जो है यहाँ से क्या शुरू हो जा रहा है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फुल्ली रिकवरेबल नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको लिख के हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पे ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है। तो आपको ये डायग्राम पे प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, डायग्राम, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा जो मटेरियल वो क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये डायग्राम अच्छे से बनाना है। कभी कभी बच्चे डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे नहीं बनता है। या फिर जस्ट एक के बाद दूसरा, ग्राफ से ही आपका एनालिसिस होता है। और यदि आपने ग्राफ गलत बना दिया ना, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम गलत बना दिया ना, तो फिर आप कितना भी अच्छा लिखिए उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में हमेशा ये यहाँ पे जो है ये स्ट्रेस है, ये क्या है, स्ट्रेस है। ये जो वर्टिकल वैल्यू है ये किसको डिनोट कर रहा है, स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है स्ट्रेन है। तो ब्रिटल मटेरियल जो होता है ये ब्रिटल मटेरियल जो होता है फेल हो जाता है सडनली। इसमें कोई भी इंडिकेशंस नहीं होता है फेल होने से पहले। तो आप कहेंगे ब्रिटल मटेरियल इज मटेरियल दैट अंडरगोज वेरी लेस डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग इट्स फेल्योर। या फिर कह सकते ब्रिटल मटेरियल अकर्स व्हेन स्ट्रेस वैल्यू एक्सीड इलास्टिक लिमिट। जैसे ही इलास्टिक लिमिट से ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी तुरंत ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं देयर इज वेरी लेस प्लास्टिक स्ट्रेन, इसमें प्लास्टिक रेंज कम होता है। और आप कह सकते हैं इसमें कोई भी इंडिकेशंस नहीं होता है बिफोर डिफॉर्मेशंस। तो ये डायग्राम आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। जैसे वहां पे आप देख रहे थे प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट, उसके बाद तुरंत सडन क्या हो जाएगा, ये ब्रेकिंग पॉइंट जो है ये इसको फेल्योर दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन द, यहाँ पे डिफाइन टाइप्स ऑफ बीम या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। तो हमारे पास जो बीम है वो कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओवरहैंगिंग बीम है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ बीम, या फिर क्लासिफाई
द टाइप्स ऑफ बीम, बीम के हम क्लासिफाई करने वाले हैं। तो कैंटिलीवर बीम वो बीम है जिस बीम में एक एंड जो है फिक्स्ड है, दूसरा जो है फ्री टू डिफ्लेक्ट है। ये जो बीम फिक्स्ड है, जो एंड फिक्स्ड है, इस पे 3 सपोर्ट होते हैं। इसको यदि वर्टिकल में बोलूं, इसको मैं क्या बोलूं, हॉरिजॉन्टल बोलूं, और इसको मैंने क्या बोल दिया, मूवमेंट। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो बीम है जिस बीम में एक एंड जो होता है रोलर सपोर्ट होता है, दूसरा हिंज होता है, या फिर दोनों रोलर हो सकते हैं। रोलर सपोर्ट पे जो रिएक्शंस आता है, सिर्फ एक आता है वर्टिकल आ गया, तो और इस पे जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हिंज सपोर्ट हो गया। ओवरहैंगिंग बीम जो है मॉडिफिकेशन साहब सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम एक एंड से, या फिर कह सकते हैं दोनों एंड से, एक एंड से ओवरहैंग हो या फिर दोनों एंड से ओवरहैंग हो, एक एंड से ओवरहैंग हो या फिर दोनों एंड से ओवरहैंग हो। आप कहेंगे बीम हैविंग वन और बोथ हैंड्स एक्सटेंडेड ओवर द सपोर्ट, सपोर्ट से आगे, जैसे कि हमारा हाथ है आगे खींचा, ओवरहैंग है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम वो बीम है जिसका दो के दोनों एंड्स क्या होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। तो यदि नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस, ये वर्टिकल हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम क्या है, कंटिन्यूअस बीम मॉडिफाइड फॉर्म है सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता था, सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शंस ज्यादा होने के चांस रहते थे। उस डिफ्लेक्शंस को रिड्यूस करने के लिए हमने इंटरमीडिएट्स, ये दो एंड्स के बीच में एक इंटरमीडिएट सपोर्ट दे दिया, रोलर सपोर्ट, जिसकी वजह से इस बीम का नाम हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस। जरूरी नहीं एक ही सपोर्ट हो सकता है एक से ज्यादा भी ये हो सकता है, एक से ज्यादा भी ये हो सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस बीम हैविंग एट लीस्ट 3 सिंपल सपोर्ट नॉट ओनली एट द एंड्स बट एट द इंटरमीडिएट लोकेशंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिफ्लेक्शंस। डिफ्लेक्शंस कम करने के लिए हमने बीच में क्या किया है, सिंपल सपोर्ट यूज किया है। अब बात करते हैं हम लोग डायग्रामेटिक नोट्स की यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में डायग्रामेटिक नोट्स जो है वो कुछ इस तरह से हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको जरूरत है तो बस ध्यान से डायग्राम की प्रैक्टिस करने की। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक्सप्लेन द वेरियस टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि बोर क्या होता है, टीडीसी क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, बीडीसी क्या होता है, बॉटम डेड सेंटर, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ क्या है, सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है। इतनी बात यदि आप समझ जाइए तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और कंप्रेशन रेशियो भी पूछ लिया जाता है। तो ये डायग्राम आपको याद ही है या फिर नहीं याद है तो प्रैक्टिस करेंगे। ये आपने सिलेंडर बना दिया, उसमें टीडीसी टॉप डेड सेंटर बना दिया, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर बना दिया, इसमें पिस्टन रेसिप्रोकेट होगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसे स्ट्रोक बोलते हैं, और इस वॉल्यूम को भी हम क्या बोलेंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर ये जो है क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो यदि मैं बोर की बात करें तो इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। तो ये जो इसका इनसाइड डायमीटर होगा, ये जो इसका इनसाइड डायमीटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बोर बोलेंगे। और टीडीसी क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस रीच्ड बाय द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर। जब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है वो मैक्सिमम पोजीशंस जहां तक वो जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीडीसी। उसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता है। कब जाएगा, जब कनेक्टिंग रॉड टूट जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बीडीसी एक्सट्रीम पोजीशंस रीच्ड बाय द पिस्टन एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर। जब वो नीचे की तरफ जाता है वो मैक्सिमम पोजीशंस जहां तक वो जा सकता है उसके नीचे नहीं जा सकता। कब जाएगा, यदि कनेक्टिंग रॉड टूट जाएगा तो। स्ट्रोक लेंथ क्या है, मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी या बीडीसी टू टीडीसी, इसे स्ट्रोक भी बोलते हैं। ये इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ। सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर वॉल्यूम जो है वो स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का सम है। तो टीडीसी से बीडीसी के बीच का जो वॉल्यूम है उसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, और टीडीसी और सिलेंडर हेड के बीच का जो वॉल्यूम है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या, इट इज द सम ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या, इट इज द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। क्लियरेंस क्या है, इट इज द वॉल्यूम व्हेन सिलेंडर, इट इज द वॉल्यूम बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड पिस्टन टॉप व्हेन पिस्टन इज एट टीडीसी। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो क्या, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ये डायग्राम अच्छे से आपको बनाना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। ये क्वेश्चन एकेडमी में पूछा भी जा चुका है। सिलेंडर हेड क्या है, ये मेन ब्लॉक ऑफ द इंजन है और इसमें ही सभी आप कहेंगे सिलेंडर
सिलेंडर ब्लॉक क्या है? सिलेंडर ब्लॉक इज द मेन ब्लॉक ऑफ द इंजन एंड इट कंटेन्स ऑल द पार्ट, जितने भी आप जानते हैं, सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, क्रैंक केस, सब कुछ इसके अंदर होगा। सिलेंडर हेड क्या है? सिलेंडर हेड इज द बोल्टेड टू द सिलेंडर बाय मींस ऑफ स्टड्स। स्टड्स की हेल्प से आप सिलेंडर के हेड पे लगाते हैं, जिसपे इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व ये सब लगे होते हैं, ठीक है। कूलिंग जैकेट। क्रैंक केस क्या है? क्रैंक केस ये कभी कभी सिलेंडर ब्लॉक के साथ इंटीग्रल पार्ट भी होता है, कास्ट किया जाता है, कभी कभी बोल्टेड भी होता है। ये लोअर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक है, इसे हम क्या बोलते हैं? लोअर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक। समटाइम्स इट कास्ट सेपरेटली एंड देन अटैच टू द ब्लॉक। पिस्टन क्या है? पिस्टन जो है ये एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो कि सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है और ये गैस टाइट स्पेस जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ पिस्टन रिंग्स। तो ये कह सकते हैं हम It transmits the force of explosion in the cylinder to the crankshaft through connecting rod. Piston rings are inserted in the grooves. पिस्टन के ऊपर ग्रुप्स बने होते हैं, उस ग्रुप्स में हम रिंग्स, जैसे हम फिंगर पे रिंग्स पहनते हैं ना, वैसे पिस्टन भी अपने ऊपर रिंग्स पहनता है। और वो जो रिंग्स होते हैं उसके दो काम होते हैं, एक तो गैस टाइट स्पेस प्रोवाइड करता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, दूसरा लुब्रिकेशंस भी प्रोवाइड करता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में। तो पिस्टन रिंग्स के इंसर्टेड इन द ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द पिस्टन। टू टाइप्स पिस्टन रिंग्स, एक कंप्रेशन रिंग होता है, दूसरा ऑयल रिंग्स होता है। कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होता है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच में, ये ट्रांसमिट करता है फोर्स को क्रैंकशाफ्ट को। फ्लाईव्हील ये एनर्जी को स्टोर करता है, जब हमारे साइकिल के अंदर एक्सेस एनर्जी होती है तो उसको स्टोर कर लेता है, जहां पे जरूरत होती है वहां पे डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो स्टोर द एनर्जी नेसेसरी टू कैरी द इंजन ओवर द पॉइंट एट विच नॉट रिसीविंग पावर इम्पल्स फ्रॉम द एक्सप्लोजन, मतलब डिलीवर कर देता है। वाल्व्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, जिससे फ्यूल एंड एयर आता है और बर्न गैसेस बाहर जाती हैं। तो ये कुछ सिंपल से कंपोनेंट थे, इनके डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस कर दो, एक दो लाइन याद कर लो, एग्जाम में अच्छे से नंबर आप पा जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन जब भी आए तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है तो स्पार्क प्लग और सक्शन में। सक्शन में यदि आपका पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में सक्शन में क्या आता है? मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर आता है। सक्शन में क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर, फ्यूल एंड एयर मिक्सर आएगा। मिक्सर ऑफ फ्यूल एंड एयर, सक्शन में फ्यूल एंड एयर का मिक्सर आएगा। कंप्रेशन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है दोनों इंक्रीज होगा। और एक्सपेंशन में क्या होता है? पावर आउटपुट हमें मिलता है, पावर आउटपुट यहीं पे मिलेगा। और एग्जॉस्ट में बर्न गैसेस जो होते हैं एग्जॉस्ट होते हैं, बर्न गैसेस जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, डायग्राम अच्छे से बनाना। ये इंडिविजुअल, ये सक्शन स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, कंप्रेशन में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है, एग्जॉस्ट में फिर टीडीसी से बीडीसी आता है, और सॉरी पावर स्ट्रोक में फिर टीडीसी से बीडी आता है, एग्जॉस्ट में बीडीसी से टीडीसी जाता है। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन के हैं और इसमें जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है ना 2 रिवोल्यूशंस लगाता है और पिस्टन 4 स्ट्रोक लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट या फिर पावर को वर्किंग स्ट्रोक भी कहते हैं। इनके डायग्राम अच्छे से बना देंगे और ये नंबर आप स्ट्रोक्स भी लिख देंगे ना तो भी आपको 7 में से 3 नंबर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको एक और 1 शॉर्ट वीडियो कराऊंगा जिसमें मैं 1 शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें ये सभी प्रोसेस को मैं बिल्कुल मिनिमम पॉइंट्स में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? स्पार्क प्लग दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर, बाकी पूरे डायग्राम में कोई अंतर नहीं है। एक बार आपने 4 स्ट्रोक का डायग्राम बनाना सीख गए ना तो सब कुछ वही है, और बाकी पूरी की पूरी बातें एज इट इज है, यहाँ पे कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डायग्रामेटिक नोट्स की बात कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स की नहीं बात कर रहे हैं। शॉर्ट नोट्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें सक्शन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, पावर क्या होता है, एग्जॉस्ट क्या होता है, मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा। जैसे सक्शन में क्या लिखूंगा, इनलेट वाल्व ओपन, आउटलेट वाल्व क्लोज, पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर कम्स, किसमें, पेट्रोल इंजन में। यही यदि डीजल इंजन है, सीआई इंजन है, ओनली एयर कम्स। कंप्रेशन की बात करेंगे, पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व बोथ क्लोज्ड, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इंक्रीजेस। बिल्कुल पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स में लिखूंगा जिसे आपको याद करने में आसानी होगी। फिलहाल तभी हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एसआई इंजन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो है हमारे पास ट्रांसफर पोर्ट, ये लाइन खींचना अच्छे से ना भूलें, और ये लाइन आपको यहाँ तक खींचना है, ठीक है। और ये हमारा जो है ट्रांसफर पोर्ट, कभी कभी ट्रांसफर पोर्ट दिखाने के बाद ना पिस्टन में भी ये जगह ब्लैंक छोड़ देते हैं, ये जगह ब्लैंक नहीं छोड़ना है, पिस्टन बनेगा ही, ये इंटेक पोर्ट दिखा देगा, ठीक है। बाकी तो आपको अच्छे से पता है, ये सभी लोग अच्छा बना रहे हैं। ये एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये स्पार्क प्लग है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में सबसे बड़ा डिफरेंस है, वहां पे इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व होते थे, यहाँ पे क्या है, पोर्ट है। तो ये जो है There are 3 ports in stroke engine, namely inlet port, exhaust port and transfer port। और इनका जो क्लोजिंग ओपनिंग है ना वो मूवमेंट ऑफ पिस्टन पे डिपेंड है, ये आपको लिखना है। वर्किंग बात करें तो इसमें जो हमारा सक्शन एंड कंप्रेशन एक स्ट्रोक में होता है जब पिस्टन मूव्स करता है बीडीसी टू टीडीसी। दूसरा स्ट्रोक है एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट जब पिस्टन मूव्स करता है टीडीसी टू बीडीसी। ये सिर्फ क्रैंक का एक रिवोल्यूशन होता है और 2 स्ट्रोक होते हैं पिस्टन के। इतनी सी बातें यदि आप लिख लेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक सीआई इंजन। वहां पे जो स्पार्क प्लग था ये क्या हो गया, नोजल हो गया। बाकी पूरा का पूरा डायग्राम एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। तो इतना अच्छा सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा। एक टॉपिक पढ़ो, दूसरा टॉपिक खुद ब खुद तैयार हो जाए। थोड़ा सा जरूरत है तो पेशेंस बनाने की। अभी जिन लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं शुरू की है उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी पढ़ना शुरू करो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, और उसके बाद एक बार आप पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल के डायग्राम जरूर बनाएंगे। ये कंट्रोलर है, बैटरी, इन्वर्टर, मोटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, व्हील्स, चार्जर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ व्हीकल दैट यूजेस 1 or more इलेक्ट्रिक मोटर फॉर प्रोपल्शंस, ठीक है। कॉमनली द टर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल इज यूज्ड टू रेफर एन इलेक्ट्रिक कार इन 21st सेंचुरी। और ये कम बैक किया है, क्यों, ड्यू टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। एक तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, दूसरा हम नहीं चाहते हैं पोल्यूशन से ज्यादा वो ऐसा फ्यूल यूज करना चाहते हैं जो पोल्यूशन कम हो और वो हमारे पास एक लंबे टाइम तक यूज भी कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यूनिट जो होता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड की बात करें तो हीट इंजन क्या है। हीट इंजन का डायग्राम बनाना नहीं भूलेंगे। ये लोअर टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर। हीट इंजन में हीट हमेशा फ्लो करता है हायर टू लोअर टेम्परेचर, और कुछ हमें वर्क आउटपुट मिलता है। ये क्या मिलेगा, हमें वर्क आउटपुट मिलेगा। हीट इंजन की हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी का फार्मूला होता है नेट वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो हीट इंजन इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इतना लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हीट फ्लो होता है लोअर टेम्परेचर से, हीट फ्लो होता है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीओपी। सीओपी होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। तो यदि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट जो है ये क्या है, कूलिंग इफेक्ट है, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क रिक्वायर्ड। तो ये क्यूएल अपॉन डब्ल्यू, तो ये हो गया सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्यूएल अपॉन क्यूएच माइनस क्यूएल। ये डब्ल्यू कैसे आया, तो ये बहुत सिंपल सा है, आसान है। जितने एरो इन साइड जा रहे हैं ना उन्हें एक तरह लिख लीजिए, जितने आउटसाइड जा रहे हैं एक तरफ लिख लीजिए। तो मान लीजिए ये आपका घर है, 2 लोग घर की तरफ जा रहे हैं, 2 लोग कहाँ जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने लिख दिया QL प्लस W। एक लोग घर से आ रहे हैं तो मैंने लिख दिया QH। तो W इक्वल टू क्या हो गया, QH माइनस QL। तो ये W की जगह हमने लिख दिया, ये COP का फार्मूला हो गया। अब इसे डिफाइन करना हो कि रेफ्रिजरेटर क्या है, तो आप कहेंगे रेफ्रिजरेटर क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द
low temperature medium and reject the heat at high temperature medium by consuming external work। ठीक है, तो ये हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया। नेक्स्ट हीट पंप की बात करें तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप सेम डिवाइस है। डायग्राम ये आप बना देंगे, सेम वही डायग्राम। ये लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट जा रहा है, ये QL हीट है, ये QH हीट है, W। सिर्फ अंतर है तो डिजायर्ड इफेक्ट है, उसमें डिजायर्ड इफेक्ट कूलिंग था, इसमें डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीटिंग है। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया, हीटिंग, QH अपॉन W, और वही W का फार्मूला QH माइनस QL एज इट इज, जैसे वहां पे आपने किया था वही यहाँ पे। तो आप कहेंगे इट इज एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर मीडियम एंड रिजेक्ट हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम बाय कंज्यूमिंग सम एक्सटर्नल वर्क। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग, तो हमारे पास 4 कंपोनेंट है। ये है इवेपोरेटर, ये है कंप्रेसर, ये है कंडेंसर, और ये है थर्मल एक्सपेंशन डिवाइस, जिसे आप कैपिलरी ट्यूब या थ्रोटलिंग डिवाइस जो भी कहना चाहें। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। कंप्रेशन क्या करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ ऑफ द रेफ्रिजरेंट इंक्रीजेस। कंडेंसर क्या करता है, एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है जो कि ट्रांसफर करता है हीट को फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू अनदर मीडियम बाय रिजेक्टिंग हीट गैसियस रेफ्रिजरेंट कंडेंस लिक्विड इनसाइड द कंडेंसर। मतलब वो वेपर से किस में बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। थ्रोटलिंग डिवाइस क्या करता है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप्स होते हैं सडनली, और ये फ्लो को भी कंट्रोल करता है। थ्रोटलिंग वाल्व आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग थ्रू इट। इवेपोरेटर क्या है, इवेपोरेटर भी एक तरह का काइंड्स ऑफ हीट एक्सचेंजर है, काइंड्स ऑफ हीट एक्सचेंजर है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट के द्वारा किसी भी डिजायर्ड स्पेस से जहां को उसको कूल करना है, और हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड से गैसियस स्टेट में। तो ये जो हमारे पास 4 कंपोनेंट थे ना, ये बिल्कुल एज इट इज यूज करने हैं, सेम, अलग अलग नहीं याद करना है, सेम यूज करना है। विंडो टाइप AC में ये डायग्राम आपको बनाना है, बस डायग्राम थोड़ा सा अंतर है। वहां पे इवेपोरेटर नीचे था, कंडेंसर ऊपर था, यहाँ पे क्या है कि रूम के हिसाब से 2 कंपोनेंट अंदर है, इवेपोरेटर और थ्रोटलिंग डिवाइस अंदर है, और कंडेंसर और कंप्रेसर बाहर है। बाकी सीक्वेंस वही है, चारों कंपोनेंट को यूज करना है। यहाँ पे ऑक्सिलरी कंपोनेंट और आपको दिखा देने हैं, जिसमें क्या है, फैन मोटर है, ड्रेन पैन है, इन सबको दिखा देंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट 4। यूनिट 4 में हाइड्रोलिक टरबाइन पूछ लिया जाता है। तो एक अच्छा सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, ये डैम बनाएंगे, ये पाइप आ रहा है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। इस पाइप के आगे एक नोजल लगा देते हैं और इससे वाटर निकलता है। ये हमारे पास क्या है, रनर है। ये क्या है, रनर, क्या रनर है, डिस्क लगा हुआ है, ये सॉरी ये शाफ्ट है। ये क्या है हमारे पास, ये जो है शाफ्ट है, और शाफ्ट के ऊपर ये जो डिस्क लगा हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, रनर बोल रहे हैं। ये वेन्स लगे हैं, वाटर स्ट्राइक करेगा तो ये ब्लेड्स बकेट पीछे जाएंगे और ये सब रोटेट होगा। तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या है, विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स जो है हाइड्रोलिक टरबाइन एक टाइप ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स है जो कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं, टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन 2 तरह का हो सकता है, एक इंपल्स टरबाइन, दूसरा रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो ये हमारा इंपल्स टरबाइन जो होता है वो पेल्टन व्हील होता है, रिएक्शंस में हमें फ्रांसिस टरबाइन पढ़ना है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इंपल्स टरबाइन। वही सेम डायग्राम, पेन स्टॉक आ रहा था, बकेट आ रहा था, सब कुछ वही। तो आप कहेंगे इट कंसिस्ट सर्कुलर डिस्क ऑन द पेरिफेरी ऑफ विच नंबर ऑफ बकेट्स इवेंचुअली स्पेस्ड आर फिक्स्ड। ये आप देख रहे हैं, ये जो डिस्क है इस पे हम बकेट लगा रखे हैं। तो ये जो केसिंग है ना, ये यहाँ पे जो बातें हो रही हैं केसिंग की बातें हो रही है। केसिंग का काम है स्प्लेसिंग ऑफ वाटर को बचाने के लिए और सेफ गार्ड के लिए यूज हो रहा, बाकी इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बकेट जो है ना, ये यहाँ पे बातें हो रही हैं बकेट की। बकेट जो है ना, बकेट जो है डबल हेमिस्फेरिकल कप के फॉर्म में है, और जो कि क्या कर रहा है, 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो कि एक स्प्लिटर का काम कर रहा है। वाटर जेट को ना इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, वाटर जेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, नोजल जो है, ये बात हो रही है नोजल की। नोजल जो है अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइक जो बकेट पे करेगा वो उसको डिसाइड करता है। इसे कंट्रोल किया जाता है स्पीयर की हेल्प से। आपने स्पीयर को बिल्कुल आगे कर दिया तो वाटर फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, पीछे कर लेंगे तो वाटर फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है।
ठीक है। और एनर्जी जो अवेलेबल है इनलेट पे वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी नहीं है। और ये जो टरबाइन होता है हाई हेड टरबाइन होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम आपको ध्यान से बनाना है। बीच में शाफ्ट है, फिर डिस्क है, उसके ऊपर ब्लेड्स लगाया है। ये जो है ब्लेड्स है, फिर क्या है गाइड वेन्स है, ये गाइड वेन्स बने हुए हैं। और ये जो है केसिंग, केसिंग जो है स्पाइरल टाइप केसिंग है। नीचे जो है ये ड्राफ्ट ट्यूब है। तो ये आप कहेंगे रनर क्या है, एक सर्कुलर व्हील है जिसपे सीरीज ऑफ रेडियल कर्व वेन्स लगाए गए हैं। और गाइड वेन्स क्या है, गाइड वेन्स स्टेशनरी सर्कुलर व्हील पे लगाए सर्कुलर व्हील्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, वाटर को गाइड कर रहे हैं। गाइड वेन्स अलाउ द वाटर टू स्ट्राइक द वाटर वेन्स। ठीक है। स्पाइरल केसिंग क्या है, स्पाइरल केसिंग जो है पेन स्टॉक से जब इंटर करता है वाटर तो उसको स्पाइरल शेप में होता है और जो कि ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया होता है। क्रेसिंग का क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया। ठीक है। और ड्राफ्ट ट्यूब क्या एक तरह से पाइप है जो कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया है, जो कि इसलिए लगाया जाता है जिसकी वजह से इसमें कैविटेशंस की प्रॉब्लम न हो। और ये जो इंक्रीजिंग एरिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब। ये जो है नीचे है ये एक्चुअली में इसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होता है, जिसकी वजह से हम वाटर को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन टरबाइन के नीचे ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं जिसका एरिया जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होता है। तो रिएक्शन टरबाइन क्या है, ये एक तरह का टरबाइन है जिसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों होता है। ठीक है। तो ये डायग्राम यदि आप अच्छे से बना देंगे तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे तो आपको आधे से ज्यादा नंबर मिल जाएगा आसानी से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है रिएक्शन टरबाइन का जस्ट अपोजिट है। तो ये क्या है, एक तरह का हाइड्रोलिक मशीन है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से आप पंप को चलाते हैं तो वो एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी है और आप अपने छत के टेरिस तक वाटर को लिफ्ट करके रख लेते हैं, जिसे आप कभी भी टैप से ओपन करके वाटर पा सकते हैं। तो ये क्या एक तरह का हाइड्रोलिक एनर्जी है। तो ये किसकी हेल्प से हो पाता है, ये हो पाता है हाइड्रोलिक पंप की। तो इसमें क्या है, जहां पे रनर था वहां पे क्या बन जाएगा, इम्पेलर बन जाएगा। और इसमें जो रोटेटिंग पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पेलर, जिसके ऊपर हम सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन्स लगाते हैं। और ये एयर टाइट इसका केसिंग होता है। जो केसिंग है वो सिमिलर है बिल्कुल किसके, फ्रांसिस टरबाइन जो रिएक्शन टरबाइन में हम यूज करते हैं। और ये जो पाइप इसके एक एंड पे कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी पाइप। एक तरफ सक्शन पाइप, दूसरी तरफ डिलीवरी पाइप। ठीक है। तो एक सक्शन पाइप होता है, दूसरा जो होता है डिलीवरी पाइप होता है। तो ये और इसके बीचों बीच जो है ये आई अप पंप है, यहीं से वाटर को सक्शन पाइप से वाटर को खींचता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप बिल्कुल आसान है, इसका डायग्राम ये बिल्कुल आपने जो आईसी इंजन पढ़ा है ना, आईसी इंजन से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, ये क्या है, क्रैंक है। ये जो है क्रैंक है। और ये नीचे हमने क्या लगा दिया है, सक्शन पाइप लगा दिया है। ऊपर क्या लगा दिया है, डिलीवरी पाइप लगा दिया है। साथ ही साथ हमने एक डिलीवरी वाल्व लगा दिया, दूसरा सक्शन वाल्व। जब ये पिस्टन पीछे की तरफ आएगा तो डिलीवरी सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा, डिलीवरी वाल्व बंद रहेगा। जब पिस्टन पीछे से आगे की तरफ जाएगा तो सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा, डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसके मेन कंपोनेंट जो है सिलेंडर है, पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक, कनेक्टिंग रॉड, सक्शन पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व। और ये डायग्राम बना के अंदर लिख देंगे ना तो आपको हाफ मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक्चुअली में पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। ये किसी भी बिल्डिंग में हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। ये वर्क करता है पास्कल्स लॉ पे। और ये दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक्टिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरा होता है सस्पेंडेड हाइड्रोलिक लिफ्ट। डायरेक्ट एक्टिंग में आपने देखा कि ये जो स्लाइडिंग रैम है ना, ये केज से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और हाई प्रेशर से लिक्विड भेज के इसको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ले जाते हैं। सस्पेंडेड टाइप में क्या है कि यहाँ पे स्लाइडिंग रैम एक मूवेबल पुल्ली के साथ यहाँ पे होता है। बाकी हम लिफ्ट को हैंग करते हैं पुल्ली से। जब बहुत हाई प्रेशर से हम लिक्विड को भेजेंगे ना तो स्लाइडिंग रैम इधर जाएगा, स्लाइडिंग रैम इधर गया तो रस्सी किधर जाएगी, रस्सी नीचे आएगी, लिफ्ट ऊपर जाएगा। अब हम इसे वाटर को डिस्चार्ज कर लेंगे तो फिर रस्सी किधर जाएगी, ऊपर जाएगी और लिफ्ट नीचे आएगा।
ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो आप इसे देख लेंगे। अब बात आती है यूनिट फिफ्थ की। यूनिट फिफ्थ की हम बात करें तो यूनिट फिफ्थ में सबसे पहला टर्म जो है वो क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं किसके किसके बीच में, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स और क्वांटिटी टू बी मेजर, जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उसके बीच में, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम एक बना लेंगे। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, ये मेजरेंट है, इन दोनों को कंपैरेटिव कंपैरिजन किया तो हमारे पास एक रिजल्ट आया, ठीक है। तो आप कहेंगे क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड शुड बी चूजन, मतलब सेम काइंड का होना चाहिए। मान लीजिए कि आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो वो स्केल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। मेजरेंट क्या है, एक फिजिकल पैरामीटर है, वेरिएबल है जिसका मेजरमेंट होना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एरर। एरर की मैं बात करूं तो एरर क्या है, एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड एंड मेजर्ड वैल्यू, या फिर ये फार्मूला आपको याद रहेगा, इस फार्मूले से आप एरर को डिफाइन कर सकते हैं कि एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो एरर तीन तरह के होते हैं। पहला जो एरर है वो क्या है, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। इसे याद रखना है। सिस्टमैटिक एरर तीन तरह के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और इन्वायरमेंटल। इतना यदि आप लिख देंगे तब भी आपको थोड़े नंबर मिल जाएंगे। अब आता है कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ यू शेप्ड मैनोमीटर। तो आपको यू शेप में एक मैनोमीटर बनाना है, यहाँ पे लिखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर टू बी मेजर्ड, और ये हमारे स्केल लग गया है, उस स्केल से मेजर करेंगे। तो ये मैनोमीटर कंसिस्ट यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, one end of the U tube is connected to the point where pressure has to be measured, other end जो है open to the atmosphere है। वाटर या मरकरी हम यूज कर सकते हैं एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। तो कितना आसान था, हमने ये भी देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ बर्डन गेज। ये भी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। तो आपने देखा कि ये सी शेप्ड हमें दिख रहा है, हाई प्रेशर से जब ये गया तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे एक लिंक है, ये एक सेक्टर गियर है, सेक्टर गियर से पॉइंटर। ये डायग्राम बनाते हो बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिंपल सा इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे क्या हमें बनाना है, लिंक। क्या बनाना है, लिंक। लिंक बनाने के बाद आपको ये सेक्टर गियर बनाने हैं। जब तक ये नहीं आप बनाओगे उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर पिनियन गियर की हेल्प से पॉइंटर आपको लगाना है। यदि आपने इतना ध्यान नहीं दिया ना, यहीं पे मोस्ट ऑफ द टाइम गलती होती है। इस गलती को सुधारना है तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक सेंसिंग एलिमेंट है जो कि मेजर करता है, और ये कई तरह के हो सकते हैं। ये शी शेप्ड हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, क्वाड हो सकते हैं। ये जो ट्यूब्स मूव करता है आउटवर्ड, जब प्रेशर इनसाइड का ट्यूब का जो होगा हायर देन एक्सटर्नल प्रेशर, मूव करेगा इनवर्ड जब इसका इंटरनल प्रेशर कम होगा। सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था कि जब हम मेले में जाते थे ना, एक सीटी आती थी, फूकते थे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती, जैसे हवा निकलता था फिर से स्पाइरल हो जाता, उसी सिद्धांत पे काम करता है। तो ये बात हमें देखना है। तो मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोकपल। थर्मोकपल मैंने आपको बताया था कि ये काम करता है सीबैक इफेक्ट पे, और जब दो डिसिमिलर मेटल्स ज्वाइंट होते टुगेदर तो एक हॉट जंक्शंस बनाते हैं, दूसरा कैसा बनाते हैं, कोल्ड जंक्शंस बनाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है, जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। ये जो फिनोमेना होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, सीबैक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल पायरोमीटर। डायग्राम पे ध्यान देना है। ये हमने सिलेंड्रिकल एक बॉक्स बना दिया, यहाँ पे आई बनाया, ये फिलामेंट बनाया, ये एब्जॉर्प्शन स्क्रीन बनाया, ये लेंस बनाया, ये हॉट बॉडी। जब हम इसे रियोस्टेट से देंगे, यदि फिलामेंट का टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाएगा बॉडी से तो ये चमकीला सा दिखेगा। यदि फिलामेंट और इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। यदि फिलामेंट का टेम्परेचर कम और पीछे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये फिलामेंट डार्क सा दिखेगा। तो ये कुछ हमारे पास बातें हैं। ये वर्क्स करता है प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम अच्छे से बनाना है और इसमें कुछ बातें लिख लेनी है। ये नॉन कॉन्टेक्ट टाइप टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है और इसका जो कंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक इसमें सिलेंड्रिकल इनसाइड होता है जिसमें लेंस प्लेस्ड होता है एक एंड पे, दूसरे एंड पे हम अपने आई पीस को रखते हैं और लैंप पे केप्ट करते हैं बिटवीन द आई पीस एंड लेंस, ठीक है। इतनी सी बातें लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की हम बातें करने वाले हैं। तो आपने देखा ये पाइप है, ये पाइप है, पहले ये डाइवर्जेंट पोर्शंस है, फिर थ्रोट है, फिर पहले कन्वर्जेंट पोर्शंस है, फिर थ्रोट है, फिर डाइवर्जेंट पोर्शंस है। तो ये जो है मास फ्लो रेट को मेजर करता है, किस सिद्धांत पर करता है, प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम पे। इसमें जो कंस्ट्रक्शंस में है, एक कन्वर्जिंग पार्ट है, फिर थ्रोट है, फिर डाइवर्जिंग पार्ट है, और ये करता क्या है, मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। इतनी बात लिख देंगे तब भी कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर, उसमें क्या था, पाइप के बीच में हमने एक कन्वर्जेंट थ्रोट डाइवर्जेंट बनाया था, यहाँ पे हमने प्लेट लगा दिया और बाकी सब कुछ वही है। ये भी किसके सिमिलर है, वेंचुरी मीटर की तरह सिमिलर टू वेंचुरी मीटर है। ये भी बर्नौलीज के थ्योरम पे काम करता है। अब इसमें क्या है, ऑरिफिस प्लेट होता है। ऑरिफिस प्लेट थिन प्लेट है जो कि होल होता है, और जिसमें जहां से वाटर पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ऑरिफिस। ये जो यहाँ पे इसके आगे वीना कॉन्ट्रैक्टर बनता है, ये मैंने डिटेल्स में आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज आपको दो तरह का दिख रहा है, एक है अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज, दूसरा कैसा है, बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। अनबॉन्डेड क्या है, ये ट्रांसड्यूसर यूज होते हैं स्ट्रेन मेजर करने के लिए, जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रेन गेज बोलते हैं। ये स्ट्रेन गेज क्या है, एक सेंसर है जिनका रेजिस्टेंस वेरी होता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, एक अनबॉन्डेड, दूसरा बॉन्डेड। इनके डायग्राम आप बना देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। आपने देखा है प्लेट, इसमें एक नीचे एक अपने प्लेट फ्रेम लगाया है बी, ऊपर फ्रेम ए, उस पे पिन स्केल्स पे हमने वायर्स लगा दिए हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, चिपका दिया है बैकलाइटर की हेल्प से या फिर ग्रिड लगा के। तो यहाँ पे ये जो वायर है वो इस पे क्या है, बॉन्डेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रूविंग रिंग। प्रूविंग रिंग का डायग्राम अच्छे से बनाना। यहाँ पे आपको एक रिंग बनाना है फोर्स लगाने के लिए। ये वाइब्रेटिंग रीड है, ये माइक्रोमीटर है। जब इसे हम पेन से टच करते हैं वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के बाद ये मूव करता है, मूव करने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। प्रूविंग रिंग जो है ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है फोर्स को। इसमें एक इलास्टिक रिंग होता है जिसका डायमीटर अननोन डायमीटर में से प्रूविंग रिंग्स कैन बी डिजाइन टू मेजर आइदर कंप्रेशन और टेंशन, या फिर अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी हो सकता है। प्रूविंग रिंग्स में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो रिंग्स होता है, दूसरा क्या होता है, डायमीटर मेजरिंग सिस्टम, जिसे हम ये माइक्रोमीटर व्हील्स ये सब लगा के हमने रखा है। डायग्राम पे ध्यान देना है, ये प्रूविंग रिंग बनाना है, यहाँ से फोर्स लगाना है, फोर्स लगा रहे हैं, या माइक्रोमीटर व्हील है, ये वाइब्रेशन रीड है, वाइब्रेशन रीड यहाँ से यहाँ ऐसे लाएंगे, फिर ये मूव भी करता है, जब इसे हम टच करेंगे ना तो ये मूव करेगा, तो इसकी वजह से ये रोटेट कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रोनी ब्रेक डायनमोमीटर। तो आपने देखा अंदर हमारे पास एक सॉफ्ट है, और इसको हमने क्या किया है, दो वुडन ब्लॉक की हेल्प से टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं वेट लगा के। ये हमने एक नट बोल्ट लिया जिसमें स्प्रिंग लगाया, जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, टाइट होगा। तो प्रोनी ब्रेक ये क्या टॉर्क एंड पावर को मेजर करने के लिए यूज होता है, और ये स्पीड को मेजर करता है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, वुडन ब्लॉक्स को यूज करते हैं पुल्ली को रोकने के लिए विद द हेल्प ऑफ वेट, सस्पेंडिंग द वेट। नेक्स्ट हमारे पास है मैकाट्रॉनिक्स। मैकाट्रॉनिक्स दो टर्म से बना हुआ है, मैकेनिज्म का मैका, इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रॉनिक्स, इसे मैकेनिज्म मैकाट्रॉनिक्स बोलते हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये 1970s में आया था, जो कि डिफाइन किया। ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंट्रोल करता है मैकेनिकल सिस्टम के मोशंस को, और ये इन्वॉल्व है इसमें ढेर सारे इंजीनियरिंग, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल, कंप्यूटर एनर्जी, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। मैकाट्रॉनिक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं मैकेनिज्म विद इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कर सकते हैं मैकेनिज्म का मैका और इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रॉनिक्स।
नेक्स्ट है हमारे पास सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। सेंसर में क्या होता है कि हम कोई भी फिजिकल चेंज सेंसर्स को देते हैं तो वो आउटपुट सिग्नल देता है, लेकिन ट्रांसड्यूसर्स क्या है कि जब हम कोई इनपुट देंगे ना तो वो आउटपुट सिग्नल देगा। इसको ट्रांसडक्शन सिस्टम ना आउटपुट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कंट्रोल कर देता है। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। और सेंसर जो डिवाइस है दैट प्रोवाइड्स द provides usable output in response in the change of physical quantity change। मतलब फिजिकल चेंज को आउटपुट सिग्नल में देना सेंसर है, लेकिन फिजिकल सिग्नल को आउटपुट सिग्नल उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। डायग्राम पे प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे सेंटेंस को याद करिए, फिर भी अच्छे नंबर आ जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी और भी ढेर सारे लेक्चर मैं आपके लिए लाने वाला हूँ जिससे आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। थैंक यू।